लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप इतने बड़े हो गए, क्या भगवान राम को ला रहे हो? पहले मंदिर को कह रहे हैं। इससे पहले राम कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, भारत में नहीं रहते थे। हम हाथरस की बात करते हैं, नजदीक की बात करते हैं, वहां पर एक वाल्मीकि बेटी, एक दलित बेटी को रात के 2:30 बजे कैरोसिन डाल के जलाया जाता है। उसके परिवार को न्याय नहीं दिया जाता है। आज भी उसके परिवार के लिए एनर्जी लगी हुई है। मुझे तो ये लगता है वो अपराधी नहीं थे, वो परिवार अपराधी बना दिया है। अब तक न्याय नहीं मिल पाया है हमें। इनके प्रमुख कहते थे लड़कों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब बेटियों के बलात्कार होते थे। तो जिस पार्टी का खुद मुखिया ये बात कह रहा है कि जो ऐसी घटनाएं होती है बहनों की, बलात्कारों की, तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या चलाएंगे? राम जो हम सबके पूजनीय, हम सबके भगवान है, इससे पहले वो इन सरकारों में त्रिपाल में बैठे हुए थे। कार सेवा पर अगर गोलियां चलाई थी तो माननीय इनके प्रमुख जी के कहने पर कार सेवा पर गोलियां चलाई गई थी। इससे पहले क्यों नहीं राम मंदिर बन गया? पहले ये सत्ता में थे, क्यों नहीं राम मंदिर बना लिया? इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार 2022 में भगवान लहराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। सर्दी अपने जोरों पर है और चुनावी सरगर्मी उससे ज़्यादा जोरों पर है। इस वक्त पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर जारी रखा हुआ है, लेकिन चुनावी जो सरगर्मी है वो हर बार हर रोज़ इस सर्दी को परास्त कर रही है। आज हम फिरोज़ाबाद के मोहल्ला खेड़ा न्यू तिलक नगर में हैं और यहाँ तमाम पार्टियों के समर्थकों को हमने बुलाया है जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर्दी जोर पर है, इसलिए कार्यक्रम आज का थोड़ी देरी से रहा। हम लोग आज इत्तेफाक से पिछला कार्यक्रम जो हमने किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे और इस वजह से काफ़ी सारे दर्शकों ने हमसे शिकायत की थी कि जब सत्ताधारी दल का ही कोई व्यक्ति नहीं होगा तो फिर बातचीत होगी कैसे। तो आज हमारे साथ 3 समर्थक मौजूद हैं। मैं तीनों से परिचित हूँ। अमूमन मैं सबका परिचय कराता हूँ, लेकिन आज मैं परिचय नहीं कराऊंगा। आज ये परिचय अपना खुद देंगे क्योंकि मैं सभी का नाम और उनका पद और उनकी पार्टी जानता हूँ। जी, नाम बताइए। राहुल चौहान, मंडल महामंत्री भाजपा। आपका? विनय कुमार वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष समाजवादी युव जनसभा। अच्छा, आपका? मेरा नाम प्रवीण उमरा है और बहुजन समाज पार्टी से जिला संगठन मंत्री हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आज सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे। देखिए, आपसी बहस और कोई भी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो भी हैं आप ये किस पार्टी से? मैं भैया हिंदू जागरण मंच से महानगर मंत्री। हिंदू जागरण मंच से। नाम? अजय कुमार। अजय कुमार जी। तो 4 लोग हैं, यानी 3 नहीं 4 लोग हैं। तो सभी लोग आपस में शांति से बातचीत करेंगे और जितने भी लोग हैं, अगर ज़्यादा देखिए हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी, ज़मीनी बातचीत होगी तो लंबी बातचीत करेंगे, वरना कार्यक्रम रोक देंगे। ठीक है ना? हाँ, इनका क्या बता रहे थे आप? नाम अपने आप? नाम? रोहित चौहान। अच्छा, जिला मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा महानगर फिरोजाबाद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से ही? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से तो पक्ष को रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बीच में जो भी सवाल जवाब हो आप पूछिएगा किसी से भी। तो कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करेंगे अभी सीधे। सबसे पहले सत्ताधारी दल से, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है जो उसकी सत्ता सवाल उससे सबसे ज़्यादा। तो ये बताइए, चुनाव में जा रहे हैं, अब तो आचार संहिता का माहौल है, तो क्या लग रहा है दोबारा इतिहास बदलेगा? उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता आएगी आपकी दोबारा? बिल्कुल, सत्ता आ रही है। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि योगी जी दोबारा आएंगे। क्योंकि गुंडों माफिया ने जो अत्याचार किया था वो अत्याचार आप खुद जानते हो कि बिल्कुल बंद है। 5 साल की सरकार में योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है। महिला बिल्कुल सुरक्षित है एकदम, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो चाहे दिन के 12 बजे, हमेशा वो खुद कहती हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। भाजपा सरकार दोबारा आ रही है, 300+ आ रही है। व्यवस्था के नाम पर ही आएंगे, मतलब और भी कोई विकास कार्य भी गिनाएंगे आप अपने? विकास क्यों नहीं किया? दूसरे दल कहते थे कि राम मंदिर के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं, राम मंदिर बनना है। काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया और अगर इस बार सरकार आए तो मथुरा में भी कृष्ण जी का भी मंदिर बनेगा। विकास हो रहा है लगातार। 22,000 किलोमीटर पर डे के हिसाब से पूरे भारत में सड़कें बन रही हैं मोदी जी के राज्य में। और यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, एम्स बन रहे हैं लगातार। जनता के लिए भी हर चीज़ का विकास हो रहा है, जनता खुश है। विनय भाई, ये तो बहुत काम गिना रहे हैं, बहुत सारे काम कर दिए, मंदिर बना दिया, मतलब धार्मिक, सामाजिक, कानून व्यवस्था, सारे कामों में अव्वल गिना रहे हैं। क्या सहमत हैं इनसे? सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त को जो इन्होंने इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की इसके लिए बधाई दूंगा। ये आप पर ही आरोप है? क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था की है, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दलितों की बेटियां पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। आप कानून व्यवस्था देख रहे हो, उन्नाव कांड
कितनी अच्छी व्यवस्था है कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि एक व्यापारी, अगर आप होटल में सुरक्षित नहीं हो, अगर आप कहीं गए हो तो पुलिस आपको मार के तुम्हें जान से मार देगी। पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है, पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है कि एक दलित बेटी का बलात्कार होता है, उसके बाद उसे सही तरीके से उपचार नहीं दिया जाता और षड्यंत्र के तहत, सत्ता के षड्यंत्र के तहत उसको मार दी जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रदेश के जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कराते हैं, उनके आदेश पर एक इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति पेट्रोल डालकर एक दलित बेटी को आग लगा देता है। इतनी अच्छी इनकी व्यवस्था है। और रही बात मंदिर की, विकास की, तो सही बात है, जो स्वयं व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो वो मंदिर ही दे सकता है, वो कहीं हाईटेक कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी तो दे नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो किसी को और क्या दे सकता है। रही बात विकास की, तो ये लोग विकास क्या समझते हैं? ये लोग विकास समझते हैं दूसरों को मूर्ख बनाकर, ये उसको विकास समझते हैं, मंदिर बना दिया। अच्छा, आप एक चीज़ बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश की जनता को हृदय पर ठेस पहुँचाई है। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप इतने बड़े हो गए, क्या भगवान राम को ला रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी का गाना है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चलाई थी, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी राम जी की उंगली पकड़कर मंदिर में ले जा रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए, राम को, भगवान राम की उंगली पकड़कर आप ले जा रहे हो। आपने पूरे भारत के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है और आपको इस देश का कभी कोई युवा, इस प्रदेश का युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने भगवान की आलोचना की, आपने भगवान की तौहीन की है। आप इतने बड़े हो गए कि श्री भगवान राम को, दशरथ पुत्र को आप उंगली पकड़कर उनके स्थान पर छोड़ने जा रहे हो। इतने बड़े हो गए, आप तो अपने आप को किसी को सोच ही नहीं, समझ नहीं रहे हो। यानी कि लाने वाला कौन था? इनके राम के जो पिता थे वो दशरथ थे। भाई, उन्होंने पूरी सृष्टि रची है। उनका तात्पर्य मंदिर से है, मंदिर से है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। तो इससे पहले मंदिर को कह रहे हैं। इससे पहले राम कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे या अमेरिका में रहते थे? भारत में नहीं रहते थे। तो ये लोग क्या वहाँ पकड़ के ले गए कि इससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राम इंडिया में राम का कहने का मतलब था तब मंदिर नहीं बना था, वो बनवा रहे हैं। मतलब सिर्फ तौहीन करना है इनका, मतलब सिर्फ और मन भटकाना होता है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे लोगों की किसी भी भावनाओं से हो, इनको सिर्फ मन भटकाना होता है। अब ये मेरे दोस्त बहुत विकास कर चुके। बात अब इनसे बात करते हैं। देखो बसपा के साथ, देखो अमूमन क्या होता है कि कई जगह बसपा के जो समर्थक हैं वो जुड़ते नहीं हैं और कहीं भी बसपा का पक्ष रखने के लिए आते नहीं हैं। उनकी शिकायत होती है कि हमें बुलाते नहीं हैं। आज हमने बुलाया है, आज वो जवाब देंगे। देखिए, कानून व्यवस्था पर वो आज अपने आप को चोट मारना चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमने बहुत ज़बरदस्त कर दी है प्रदेश में। और एक समय था जो कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार मायावती जी की बहुत अच्छी चली, जहाँ पे लोग अभी भी उसकी तारीफ करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चली। तो क्या आपको लगता है तब की व्यवस्था अच्छी थी या अब की व्यवस्था अच्छी है? देखिए, जो प्रदेश की जनता है और पूरे भारत के अंदर के साथ साथ दुनिया के अंदर भी बहन कुमारी मायावती जी के लॉ ऑर्डर को अभी भी याद किया जा रहा है। आज जो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कानून की व्यवस्था रही है। अभी ज़्यादा पुराना मामला ना बता करके मैं आगरा के अरुण वाल्मीकि के मामले की बात करना चाहता हूँ। ये योगी जी की पुलिस है जो एक दलित बेटे को किसी अपराध के नाम पर उसको गिरफ्तार करती है और उसको इतना पीटती है कि उसकी थाने में ही हत्या हो जाती है। ये तो माननीय योगी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ ऑर्डर है। और जिस राम मंदिर को ये बनाने की बात करते हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी ने बताया कि ये इतने बड़े नहीं हुए हैं कि राम को लेकर के आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने राम मंदिर को किस तरीके से बना दिया? राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा किया, जमीन का आपके अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने जमीन के नाम पे इनकी धांधलेबाजी को देखा। अब प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है, ये बात का एहसास कर चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध समाज के लोगों ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से 2007 के अंदर भाईचारे की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की आई थी, कानून व्यवस्था की सरकार आई थी, कानून द्वारा कानून का शासन चलता था, वह माहौल फिर से प्रदेश के अंदर बनाया जाए और उन सभी धर्म के नाम पे ढोंग करने वालों को, समाज के नाम पे, समाजवादी के नाम पे ढोंग करने वालों को एक तरफ कोने में बैठा दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश 2012 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बदहाल हो चुका है। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करी इन्होंने, हम हाथरस की बात करते हैं, नज़दीक की बात करते हैं, वहाँ पर एक वाल्मीकि बेटी, एक दलित बेटी को रात के 2:30 बजे कैरोसिन डाल के जलाया जाता है।
उसके परिवार को न्याय नहीं दिया जाता है। आज भी उसके परिवार के लिए उसके एनएक्सडी लगी हुई है। मुझे तो ये लगता है वो अपराधी नहीं थे, वो परिवार अपराधी बना दिया है। अब तक न्याय नहीं मिल पाया है हमें। मुख्यमंत्री खुद डील ऑपरेट करेंगे कि उसकी बेटी को कब जलाया जाएगा। ऐसा लॉ ऑर्डर कभी नहीं रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये सरकार वापस बनाने की बात करते हैं तो मैं इनसे और इस प्रदेश की जनता से मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोकतंत्र है। अभी आपने देखा कोरोना की वायरस की दूसरी लहर आई, फिरोजाबाद के अंदर तमाम माँ बाप के बच्चों की गोद में ही दम टूट गई। अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद 5-5 किलो गेहूं के लिए भूखे प्यासे गरीब मजदूर रह जाने के बाद और 1300 किलोमीटर इस देश की बेटी साइकिल चलाने के बाद भी अगर इस प्रदेश के अंदर सरकार आती है तो मैं इस बात को समझता हूँ कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। बसपा की आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी के भाईचारे के जो आंकड़े हैं, जो उनका भाईचारा बनाने का जो कॉम्बिनेशन है, जो माननीय काशीराम साहब द्वारा जो सोशल जनक इंजीनियरिंग थी वो गुप्त चल रही है। अब दिखाने के लिए तो इस देश की मीडिया कुछ भी दिखा सकती है। समीकरण क्या होंगे आपके सरकार आने के? क्योंकि लग नहीं रहा है कि सक्रियता इतनी बहुजन समाज पार्टी की जो इतनी तरह जो जा नहीं रहे हैं लोगों में, और अब तो चुनावी रैलियों पर रोक भी लगा दी गई है। अब उनसे कहा कि वेबिनार के जरिए आप लोगों से संपर्क करिए, लेकिन अब आपके सामने दो परेशानियां हैं। पहली चीज़ ये कि वोटर से आप कनेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने चंद्रशेखर रावण भी खड़े हुए हैं। अब आप वोट वहां जाने से कैसे बचा पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुजन समाज पार्टी है और यहाँ हम जैसे मजदूर कार्यकर्ता हैं। मैं एक मजदूर हूँ और मैं जानता हूँ कि और भी जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को चला रहे हैं वो दबे कुचले शोषित वंचित लोग, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के हों, वो लोग चला रहे हैं। हम मजदूरी करने के बाद इस पार्टी को अपना मेहनत खून पसीने की कमाई लगाते हैं। और रही डोर टू डोर जाने की बात, तो काशीराम साहब के टाइम से ही इस बात को तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं से सीखो। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जुड़े हुए हैं। और बहन जी को एक बहुत बड़ा शोषित वंचित समाज, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो फॉलो करता है। और बहन जी का कभी वोट घटता नहीं है और बढ़ता ही बढ़ता है, और बहन जी जरूर बनेंगी। और चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं बहन जी? देखिए, पूरे देश के अंदर आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की तीसरी नंबर बड़ी पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है। बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ेंगी तो पूरे उनको 5 राज्यों में ध्यान देना है। इसलिए सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्र कोर कमेटी ने जो भी फैसला निर्णय लिया है, बहन जी ना चुनाव लड़ेंगी, वो उनका फैसला है और बहन जी ना लड़े। और हम भी चाहते हैं सभी कार्यकर्ताओं का। तर्क क्या हो सकता है? मतलब अगर वो लड़ेंगी तो एक सीट आएगी, जाहिर सी बात है। हार का डर है बहन जी को। ना, बहन जी को कोई डर, सहयोगी जो साथी हैं वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है कि बहन जी को हार को। चुनाव जीत ही नहीं पाई बहन जी, चुनाव लड़ती नहीं। बहन जी आप बताइए, इससे पहले अगर मुख्यमंत्री बनी थी, उससे पहले भी वो चुनाव लड़ी, वो चुनाव लड़ती नहीं है क्योंकि वो जनता के बीच में जाने नहीं चाहती है। वो जनता के बीच में जाने। चक्कर क्या है? अब इस वक्त उत्तर प्रदेश में अभी जब चुनाव प्रत्याशी जब घोषित होंगे तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2-2 जगह से लड़ेंगे सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के लिए। तो वहां पर आप एक भी सीट नहीं ले। अगर आप सतीश चंद्र मिश्रा और आपकी मायावती अगर नहीं लड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं 2 सीटों को नुकसान नहीं कर रहे? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा कुछ नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तमाम लोग कब क्या कह रहे हैं? मेरे भाई अभी विनय भाई जी बता रहे थे, भाजपा के समर्थक है ना? जी, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मेरे विनय भाई बता रहे थे अभी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मेरे भाई को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनके माननीय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जब रेप और बलात्कार होते थे तो इनके भाइयों के जो इनके प्रमुख थे, चल रहा है तो पिछली सरकार में वही करेंगे। कॉम्पिटिशन तो इनके प्रमुख करना है तो कंपटीशन करिए, विकास पर कंपटीशन करिए। हमने 102 एम्बुलेंस था मेरे भाई, अब सुन तो ना, मैं आपकी बात सुन रहा था तो कम से कम मेरी भी तो ऐसे बीच में ना घुसा विनय भाई, ऐसे नहीं होगा। तो इनके प्रमुख कहते थे लड़कों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब बेटियों के बलात्कार होते थे। तो जिस पार्टी का खुद मुखिया ये बात कह रहा है कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं बहनों की बलात्कारों की, तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या चलाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर की बात कहोगे तो आप इस रोड पर, जलेसर रोड पर चले जाइए। ये रोड पूरा यादवों का क्षेत्र है। रात को 7 बजे के बाद इस रोड पर निकल नहीं पाते थे लोग। आज पूरे आप जलेसर तक चले जाइए, रात को 12 बजे भी निष्पक्ष व्यापारी एकदम बिना डर बिना खौफ के जाता है। और अगर विकास की बात करेंगे तो विकास की मैं इन्हें बताता हूँ, इस सरकार ने, योगी सरकार ने 59 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इससे पहले इस प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? आप ये पहले का तर्क लगा लेना और अभी का लगा लेना। इस प्रदेश सरकार ने 5 एयरपोर्ट दिए हैं
इस प्रदेश सरकार ने 4 एक्सप्रेस वे दिए हैं, इतने बड़े एक्सप्रेस वे। उनका आरोप है एयरपोर्ट बेच भी रहे हैं आप। बेचते वो बना कहाँ से लेंगे भाई इनसे ये पूछे किस लेटर पे या किस स्टाम्प पे बेचा है, वो लेटर दिखाया मैं तो पहले। आप किस स्टाम्प पे किस लेटर पे उनका कहना यह है कि प्राइवेटाइजेशन जो करा जा रहा है उसके लिए जो अडानी वगैरह को कंपनी को बेचा है, इनसे ये पूछिए। माइक इधर ही रखे। अडानी वगैरह को जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स के, वो एक तरीके से बेचना ही हुआ। उनका आरोप ये है। उनका आरोप ये बेचना नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं, यो इस प्रदेश के इससे पहले की जो हमारी सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट दे रही है, इस विश्व का 4थे नंबर का एयरपोर्ट है। वो 4थे नंबर का एयरपोर्ट मैं कम से कम 15 साल से सुन रहा हूँ। वो जेवर एयरपोर्ट, उसमें तमाम सपा की भी सरकार आ जाती है, उसमें बसपा की भी सरकार नहीं हुआ। उसमें मैं सभी को कह रहा हूँ, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार, उसमें बसपा की सरकार, उसमें ये भाजपा की सरकार, उसमें सभी सरकार निपट जाती है, लेकिन वो आज तक वहाँ एक ईंट नहीं लग पाई है। आप अभी जाके देखिए काम चल रहा है या नहीं चल रहा। वहाँ काम 15 साल से चल रहा है। बिल्कुल काम नहीं था। आप ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी उसका उद्घाटन हुआ है, अब काम चलना स्टार्ट हुआ है उसका। और अगर मेरे भाई ये कह रहे हैं विकास की, तो मैं विकास प्रदेश में बाद में गिनाऊंगा, पहले अपने जिला पे विकास गिनाता हूँ। आप चले जाइए, 3 रेलवे ब्रिज अगर किसी ने दिए हैं तो भाजपा ने दिए हैं। इससे पहले रेलवे ब्रिज आप आशाबाद में चले जाइए, घंटों लोग। मेरे बड़े भाई थोड़ा सुन लें, फिर उसके बाद आपका मैं चांस दूंगा, आप निष्पक्ष बोलना। मैं बीच में किसी को टोकता नहीं, आप मेरी भी सुने, ठीक है। अगर रेलवे ब्रिज दिया तो भाजपा ने दिया। इससे पहले आशाबाद ब्रिज पे चले जाइए, घंटों लाइनें लगी रहती थी। एम्बुलेंस बेचारे जो मरीज थे, वो लाइन में शायद कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु भी हो जाती थी। अगर ये रेलवे ब्रिज बनाने का कार्य किया तो भाजपा ने किया। हाथरस पे क्या कहना है आपका? हाथरस पर ये कहना है, उस बेटी को न्याय मिल रहा है। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने उस बेटी के लिए एक एसटीवी की जो न्याय जो रात को दे दिया गया उसे, वो न्याय जो रात को नहीं, उसका कोर्ट में है। और जो उसके बलात्कारी हैं दरिंदे, उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा और वो सब जेल जाएंगे, उनको फांसी होगी। आपने अपने समर्थक, आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आपने उनके शीर्ष नेताओं से कभी बात नहीं करी हाथरस के बारे में कि ये रात को ये जो जला दिया गया, उसके पीछे का तर्क क्या था? ऐसा क्यों करना पड़ा? शासन प्रशासन ने परिवार को बिना विश्वास में लिए, इतना जल्दीबाजी में उनका जो दाह संस्कार तो मैं बोलूँगा ही नहीं उसको, दाह संस्कार वो था ही नहीं, उसको जला दिया गया। तो वो क्यों करना पड़ा? ऐसा आपने अपने शीर्ष नेताओं से पूछने की कोशिश नहीं करी कभी? बिल्कुल पूछने की कोशिश की है। उस एक बेटी के साथ निर्भया जो हत्या हुई थी, उसको इन विरोधियों ने अपना राजनीतिक हथकंडा बनाकर वहां रोटियां सेकने का कार्य कर रहे थे। इसलिए उसको रोकने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं, और जो वहाँ विरोधी हैं या जो वहाँ के हत्यारे हैं, उनको सरकार जरूर जेल भेजेगी और उनको फांसी पर पहुँचाएगी। राम मंदिर का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ, आप ही से आरोप लगा दे रहे हैं। ये मैं उनसे भी पूछता, मैं आप ही से पूछ ले रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर पर इन्होंने जो अभी कहा है कि राम मंदिर पे आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? राम मंदिर पे आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? पहले पूरी बात सुन लीजिए। राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। आप सिर्फ एक बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करके राम मंदिर बनवाया है, जो आप इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं? मेरे भाई ने भी बताया कि इससे पहले राम मंदिर का पाकिस्तान में था। मैं अपने भाई को बता देना चाहूँगा, इससे पहले राम मंदिर एक त्रिपाल में था। तब इन मेरे भाई के किसी को याद नहीं आया। अगर राम मंदिर की जो कार सेवक थे, उन पर अगर गोलियां चलाने का किसी ने कार्य किया था, राम की कही थी, और राम का पाकिस्तान में थे। मैंने राम की कही है, ना कि आज उनका भव्य मंदिर बनवा कौन रहा है? भाजपा तोड़ के पेश करती है, तोड़ के पेश करती है। नहीं, मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए। सही जवाब। मैंने राम की कही थी। अभी आपने कहा था कि पाकिस्तान में था। मैंने राम की कही पहले कहा था, मैंने राम की कही थी। राम क्या पाकिस्तान में थे? मैंने राम की कही थी, ना कि मंदिर की कही थी। तो मैं इनका कही थी, मैं वही इनको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले रोल के पेश करते हैं भगवान राम, जो हम सबके पूजनीय, हम सबके भगवान है, इससे पहले वो इन सरकारों में त्रिपाल में बैठे हुए थे। त्रिपाल में थे। कार सेवाओं पर अगर गोलियां चलाई थी तो माननीय इनके प्रमुख जी के कहने पर कार सेवाओं पर गोलियां चलाई गई थी। तो अगर आज सरकार के, इससे पहले क्यों नहीं राम मंदिर बन गया? पहले ये सत्ता में थे, क्यों नहीं राम मंदिर बना लिया? आप कहना चाह रहे हैं आपने हस्तक्षेप किया कोर्ट में? हस्तक्षेप नहीं किया, वो कोर्ट के ऑर्डर से ही बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का हस्तक्षेप था, इसलिए अब तक राम मंदिर नहीं बन पाया। और माननीय मोदी जी का ये बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, देखिए तमाम आपके ऊपर कि देखो गुंडागर्दी का आपके ऊपर आरोप है, राम मंदिर रुकवाने का आपके ऊपर आरोप है, और तमाम ये जो विकास योजना भी गिना रहे हैं आपसे ज्यादा। हमने मेडिकल कॉलेज है और सारी चीजें सबसे, हम तो अव्वल दर्जे हैं हर चीज में, फिर कैसे लड़िएगा इनसे? देखिए, ये सिर्फ एक ही चीज में अव्वल है और समस्त देश की जनता जान चुकी है, सिर्फ झूठ बोलने में अव्वल है, सब लोग जानते हैं। अब विकास कार्य, तो आप फुरैयाबाद की बात कर रहे थे, मैं फुरैयाबाद की अपने भाई को जवाब दे दूं।
फुरैबाद में किसी ने रियल में अगर विकास किया है, फुरैबाद उजड़ने की कगार पर था। जिस समय पानी की किल्लत थी तो जड़ पानी किसी ने ला के दिया? अक्षय यादव जी ने ला के दिया। आप जिस मेडिकल की बात कर रहे हो, वो मेडिकल कॉलेज भी सांसद अक्षय यादव जी की देन है। जो कोरोना में सबसे ज़्यादा जो संजीवनी बूटी बनकर सामने आया, 100 सही अस्पताल, चाहे वो कोरोना में रहा हो, चाहे वो अभी डेंगू चला हो, वो किसने बनवाया? कोरोना में इन्होंने बनवा दिया होगा, इन्होंने बना दिया होगा, खत्म हो गया, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ आरोप केवल समाजवादी पार्टी के लोग थे, केवल समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे थे जो जाकर राशन दे रहे थे जरूरतों को। सब लोग जाकर समाजवादी पार्टी के, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, कार्यकर्ता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि आप लोग समाजवादी हो और निकल जाओ, जरूरतमंद को आप लोग जाके पहुंच जाओ उनके पास। और हम लोग जो जरूरतमंद था हम लोग उसके पास पहुंचे, और मैं किसी और की नहीं कह सकता, मैं अपनी स्वयं बता सकता हूं। आप मेरी फेसबुक आईडी देख सकते हो। माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, अक्षय यादव जी के आदेश पर, प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय रामगोपाल यादव जी के आदेश पर इस पूरे फुरैबाद में हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर लोगों की मदद की थी। तो इनकी पूरा देश जान चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते, झूठ बोलना। और हाँ, अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि बाबा जी आवाज़ लड़ रहे हैं गोरखपुर से, तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, घर पहुंचाने का काम कर दिया। अब वो गोरखपुर इसलिए भेज दिया गया है कि आप देख लो मठ पर तैयार हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि अब बाबा जी की तैयार हो गई मठ पे जाने की। वो अखिलेश यादव कहाँ से लड़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चुनाव लड़ेंगे, उनकी 2-3 जगह से चल रही बात, वो मैनपुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो भाई बड़े नेता है, वो बड़े नेता है, वो चुनाव खुद वो करते हैं। देखिए अभी तक का रिकॉर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं। इन दोनों को बता दो भाइयों को, इस अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक चुनाव नहीं आ रहे हैं। और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खुद स्ट्रीट शीटर हैं, उन्होंने अपने केस वापस कराए। तो ये तो जान सकते हो कि जिसका मुखिया ही बदमाश हो, गुंडा हो, तो अनुमान लगा लो किसके पार्टी का हो। अब रही बात हमारे मुखिया की, तो आप बता दीजिए अखिलेश यादव पे कौन से मुकदमे हैं, आप बताओ, वरना हम आपको भरोसा भी देंगे और आपको यकीन भी दिलाएंगे, सबूत भी देंगे। लोकसभा में बाबा जी कैसे रो रहे थे अपने मुकदमे, और कोई अगर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ है तो केवल बाबा जी हुए जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस किए हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे यहाँ पर डिबेट हो रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो टक्कर हो रही है, हमारे देखो बसपा के साथी बिल्कुल शांत बैठे हैं, प्रदेश में भी कुछ ऐसी हालात लग रहे हैं, कैसे लड़िएगा इन सबसे? देखिए मैं बताऊं, हम टक्कर सीधी इन दोनों की दिखाई दे रही है। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत अनुशासन में रहती है, और ये परिणाम 2007 की सरकार में प्रदेश की जनता ने देखा है। और हमारी नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, वो एक एक कार्यकर्ता को अनुशासन में रहने को बताती हैं, और ये अनुशासन ही जनता को पसंद आ रहा है। 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण रूप की सरकार बन रही है। और मैं इन दोनों साथियों को बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ना तो धर्म की राजनीति करती है, ना पहले की है, केवल विकास और शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देती है। जो पहले भी बहन कुमारी मायावती ने 23 लाख से ज़्यादा अपनी सरकार में बहन जी ने नौकरी देने का काम किया, तमाम 200 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया, 6 मंडल स्थापित करने के काम किए, तमाम जिलों के नाम अपने बहुजन महापुरुषों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर इस प्रदेश के अंदर शहर बनाने का काम किया। तमाम विकास ऐसे, आज आप लखनऊ में जाएंगे, जो जमीन खंडर और बंजर डरी थी, जहां पर कुछ गुंडे किस्म के लोग अब अगर बहन जी ना आती तो उस पर कब्जा कर लेते, आज वहां पर महापुरुषों के नाम से स्मारक बने हुए हैं, जो बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं, जहाँ से देश विदेश से दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। काशीराम स्मारक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्मारक है, रमाबाई अम्बेडकर स्मारक है, छत्रपति साहू जी महाराज का स्मारक है, जो आज बहुजन इतिहास को स्थापित करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। वही डर इन दोनों पार्टियों को सता रहा है कि जनता इस बात को समझ रही है, काम करने वाली सरकार आ रही है, इसकी बौखलाहट में ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और अनुशासन वाली पार्टी, कानून वाली पार्टी आराम से अपनी प्रदेश में सरकार बना रही है। चलिए, एक नारा चल रहा है आपका, हम जगह जगह पोस्टर पे देख रहे हैं कि 100 में से 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब ये है 100 में से 60 तो हमारा है, 40 में आपस में लड़े जा रहे हैं। और नीचे लिखा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक और लिखा है विकास ही विकास हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक तरफ विघटन की बात कर रहे हैं, 100 में से 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, और सबका साथ सबका विकास, ये कैसे हो पाएगा? कई मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 80-20 है, 80% है, 20% है, ये कैसे सबका साथ कैसे हो सकता है? ये मुख्यमंत्री कहते हैं 80-20 है, 80 तो जनता है, ये योगी जी के साथ है, 20 में ये लोग बटे हुए हैं। 20 में कोई धर्म विशेष के लोग हैं क्या? नहीं, धर्म विशेष नहीं, मतलब ये जो सपा गुंडे हैं, माफिया है, डॉन है। अभी मेरे भाई ने एक बात और कही थी हाथरस पीड़िता जो उसके बारे में, कि कल ब्रेकिंग न्यूज है कल की, कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी हैं उनकी तरफ से जलालदर जी गए थे उनके यहाँ टिकट देने, उनकी माँ को या भाई को या पिताजी को किसी को, कि हम आपको विधायक के चुनाव लड़ाएंगे कांग्रेस से। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया उनकी माँ ने कि हमें योगी जी पे विश्वास है, हमारा निष्पक्ष जांच चल रही है, हमें बिल्कुल विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। किसने कहा आपसे? ये कहा ब्रेकिंग न्यूज जो लगातार आपकी चैनल चला रहे हैं, आपके साथी चला रहे हैं। चलिए हम दोबारा पूछेंगे, क्योंकि हम 2-1 दिन बाद हम हाथरस उस घर जा रहे हैं, तो वहां से पता करके आएंगे क्योंकि किसको समर्थन दे रहे हैं वो। मेरी फेसबुक आईडी में देखना, मैंने आपका क्या नाम, मैं नाम भूल गया आपका? अजय कुमार जी। आप हिंदू जागरण मंच से है ना? चलिए मैं आपसे, देखिए आप कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, लेकिन सीधे सीधा मालूम है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते होंगे? नहीं करते। हम, हमारा मेन मुद्दा रहता है विकास और मूल जो सुविधाएं हैं लोगों की, जैसे कि बिजली है, पानी है, राशन है। तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्या आप? नहीं, मेरा सपोर्ट उसको है जो हमारा काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा, हमारा सपोर्ट उसके लिए। अच्छा, मतलब किसी को भी सपोर्ट करेंगे? वही जो हमारी बात करेगा, हमारा सपोर्ट उसके लिए है। चलिए एक बात बताइए, हिंदू जागरण मंच में आप हैं, हाथरस के कांड की भी चर्चा हो रही है यहाँ पे। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसका जल्दबाजी में ये सब जो उन्होंने उसको जला दिया, आपने अपने शीर्ष जो आपके पदाधिकारी हैं, आपने उनसे नहीं कहा कि वो एक हिंदू लड़की थी? हिंदू धर्म में कब रात में दाह संस्कार होते हैं, कब अविवाहित लड़कियों के दाह संस्कार होते हैं, ये सब बातें आपने पूछी नहीं वहाँ पर? या फिर वो लड़की को हिंदू मानते ही नहीं है? मैं वही ये कहना चाहता हूँ, जो लोगों ने उसके साथ में दरिंदगी की थी, तो उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनकी जो फायरस की जांच करके उन पे कार्रवाई चल रही है, उनकी जांच हो रही है, उनको फांसी की सजा होगी। लेकिन जांच हो रही है, मैं कह रहा हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए, हो जाएगी। मेरी बात तो सुनो। लेकिन इन्होंने जो वहाँ पर जो उस रात की घटना की बात कर रहा हूँ, मैं रात की घटना बता रहा हूँ, जो विपक्ष के लोगों ने वहाँ पर जो माहौल बनाया था दंगा कराने का जो माहौल बनाया था वहाँ पर, तो इस वजह से उन लोगों ने जल्दी उनका दाह संस्कार। दंगा कराने का माहौल किसने बनाया था? उसको तो किला बना दिया गया था, कोई जा ही नहीं पा रहा था वहाँ। भैया वहाँ दंगा कराना चाहते थे, प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। अलीगढ़ में जो केरल के वामपंथ के लोग हैं, वहाँ मतलब सेटिंग वेटिंग करा के दंगा कराना चाहते थे प्रदेश में। उस सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए माननीय योगी सरकार ने उस बहन का दाह संस्कार करा दिया। हिंदूवादी होने के कारण ये नहीं बता रहे उस बेटी को ये हिंदू जागरण मंच से हैं, क्योंकि यही तो इनकी दोहरी चाल है, क्योंकि दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है। इनको जितना पढ़ा दिया जाता है ये उतना ही बोलते हैं, इनको जितना रटा दिया ये उतना ही बोलेंगे। तो अब बात ये है, आप ये हिंदू जागरण मंच से तो कि दलित बेटी इनकी वो हिंदू नहीं थी, आप समझ सकते हैं। ये पक्ष सवाल हमने किया है, पक्ष नहीं रख रहे, ये बेटी का पक्ष नहीं रख रहे, ये पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आजम खान से, जो बात चल रही है अभी वही वाली, वो आप बातें पूछ रहे हैं। दलित के ऊपर बात हो रही है, दलित मेरे का भी सवाल है कि आज से 5 साल पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें कैबिनेट मंत्री आजम खान जी, और उसमें एक मंत्री तो था नहीं, क्या मुख्यमंत्री, उसमें 4.5 मुख्यमंत्री थे। 4.5 कैसे? 4.5 हो गया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एक तो अब्दुल्ला हो गया, आजम खान का लड़का, वो आधा हो गया, आजम खान पूरे हो गए, अखिलेश हो गए, शिवपाल हो गए, और क्या कहते हैं मुलायम सिंह हो गए। उसकी सरकार में जब राम गोपाल कहीं नहीं है, राम गोपाल आप सवाल पूछिए, राम गोपाल जब कहीं से चुनाव लड़े, मेरे सामने लड़के दिखा राम गोपाल, मैं तैयार हूँ उनके सामने चुनाव लड़ने से। राम गोपाल है ही नहीं है, राम गोपाल सवाल पूछिए। सवाल ये है मेरा, दलितों के नाम से अगर ये बात हो रही है, तो वहां पर भी मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों के 45 घर आजम खान ने उजाड़ दिए थे, जिंदा जला दिए थे रामपुर में। रामपुर की समस्या जो थी, जो जमीनी हकीकत थी वहां की, वो हमने एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमने काफी सारी ट्रस्टेड सोर्स पे देखा था कि वहां जिन के घर लिए गए थे बिना भूमि अधिग्रहण के, वो सारे घर अधिग्रहित करे गए थे, जिसमें कि सर्व समाज के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी थे,
उसमें हिंदू भी थे, उसमें काफी सारे थे। मानते हो गुंडों वहां पर गलती हुई थी, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, वहां पर गलती हुई थी जिसकी वो सजा काट रहे हैं। आप ये चाहते दोबारा सपा की सरकार और गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाए दोबारा और इन लोगों ने जितने भी टिकट दिए हैं वो भी सब माफियाओं को टिकट दिए हैं। सपा के लोगों ने मेरठ कैंट कैरानाज जहाँ भी देखो सब ये लोग जो टिकट दे रहे हैं वो माफियाओं को गुंडों को टिकट देना काम कर रहे हैं। और इनकी सरकार जो आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आप अपने मुकदमे खुद ही अपने आप हटा लिए हैं, वो इनकी सरकार अगर भैया ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इनका अगर ये कह रहे हैं तो अखिलेश यादव पर उनके पिताजी पे आय से अधिक की संपत्ति का मामला चला था, वो कांग्रेस सरकार ने दबा दिया। कहाँ हुआ वो? तो उसमें तो क्लोजर रिपोर्ट लग गई। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। जब गवाही नहीं होगा तो उसमें तो केस बंद हो ही जाएगा। और अगली सरकार में और खनन घोटाला वगैरह भी हुआ है इनके में। चंद्रकला जो डीएम थी उनके, हाँ देखिए, घोटालों से और भ्रष्टाचार से तो भारत की कोई सरकार अभी तक अछूती नहीं रही है और तमाम सरकारों पर आरोप लगे हैं। जी बोलिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर एक बार 2022 में भगवान लहराएंगे। भगवान राम को ला रहे हैं, भगवान राम को ला रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये लोग चलिए मेरी बात सुनिए। राम भक्तों पे गोली चलवा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, पूरे प्रदेश में एक नारा चल रहा है, जो भुखमरी और जीडीपी को गिरा करके लाए हैं उनको इस प्रदेश से हम भगाएंगे। पूरे प्रदेश में ये नारा चल रहा है। अच्छा, आप लोग दोनों मिलकर हराएंगे कि अलग अलग हराएंगे? 2 सीट आ रही है, हम तो 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को हरा रही है। अच्छा, हम तो कोई किसी के साथ कोई गठबंधन। आपको ये नहीं लगता कि जो लोकसभा में जो गठबंधन हुआ था वो गठबंधन अभी होता तो ये निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर हो जाते? नहीं, इसका गठबंधन किससे कब करना है, कैसी रणनीति तैयार करनी है, वो हमारी बहन कुमारी मायावती नेता तैयार। कई लोगों का जो आपके पार्टी के ही शुभचिंतक हैं उन लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तब उन लोगों ने एक कंसर्न उठाया था कि हाँ, अगर वो गठबंधन अब हो गया होता तो निश्चित ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती। देखो, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर 2012 से जब से बहन कुमारी मायावती की सरकार गई है, तब से पूरे प्रदेश की जनता में यह चिंतन मंथन, ये लहर चल रही है कि हमने समाजवादी पार्टी के नए चेहरे को भी मौका देके देख लिया। और भारतीय जनता पार्टी में आज ये कह रहे हैं योगी जी आएंगे, तो मैं पहले बता दूं, जब 2017 में जनता ने उनको वोट दिया था तो योगी जी को वोट नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और आज दोनों सरकारों को देखने के बाद जनता ने ये मन और ये विचार किया है कि अब की बार बहन जी से सीधा गठबंधन करना है, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है और प्रदेश के अंदर कानून द्वारा कानून का राज लेके आना है, नौजवानों को रोजगार देना है। आपने भी देखा होगा, ये दोनों पार्टियां फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बांटने में लगी हुई है। कोई लैपटॉप बांटने की बात कर रहा है, कोई राशन बांटने की बात कर रहा है, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने इस बात को कहा है, जब बहन कुमारी मायावती सरकार में आएंगी तो वो सबको रोजगार देने का काम करेंगी, सबको विकास देने का काम करेंगी। फिरोजाबाद से किसको लड़ा रहे हैं? हम फिरोजाबाद से, विधानसभा से टूंडला से, विधानसभा से गोल्डी राठौर जी का नाम चल रहा है। फिरोजाबाद से? जी, फिरोजाबाद घोषित हो चुके जी। अब वो तो बी फॉर्म भरेंगे, सबके सामने हो जाएगा, जो भी बहन जी का पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो गए? जी, पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से किसको लड़ा रहे हैं? फिरोजाबाद अभी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द 1-2 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। लोग कह रहे हैं कि खालिद और अजीम भाई में से कोई एक है वो होने वाला है, ऐसा? जी बिल्कुल, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। और छुट्टन भाई की भी बड़े चर्चे चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो लोग आवेदक हैं तो समाजवादी पार्टी में बहुत हैं, 22 आवेदक है, लेकिन हर मंथन चल रहा है और जहाँ तक वहाँ तक इन लोगों में से कोई ना कोई रहेगा। आपके सिटिंग एमएलए के या कोई नया चेहरा? जो भी आएगा कमल का फूल आएगा, चाहे कोई सिटी एमएलए आए, हर सीट पर बस सिर्फ कमल का फूल, बस कोई कैंडिडेट नहीं देखेंगे। हमारे की तरह नहीं कि अगर आज है कल टिकट नहीं मिली तो भागे दूसरे दल में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि मेरे साथ पूरा मौर्य समाज का बहुत जटिल है। नहीं तो आप ही के भागे, आपके सबसे ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हमने की बहू भारतीय जनता पार्टी में भी अर्पणा यादव जी शामिल हुई हैं, तो आप अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे तो आप दूसरों की क्या बात कहेंगे? आपके परिवार को शामिल हो रहा है, ये स्वतंत्र है। और दूसरी चीज, हरिओम यादव सिस्सागंज से विधायक, मुलायम सिंह के जो समधी कहे जाने वाले आज भाजपा से सिस्सागंज से चुनाव लड़ रहे हैं और दर्जनों विधायक गए हैं, उसका क्या? मैं आपको एक बताऊं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने कहा था कि जो
जिनकी टिकट कट रही है वो 100 विधायक हैं, 100 विधायक की टिकट कट रही है भाजपा से, और नए को छोड़ के जा रहे हैं। नयों को चांस मिल रहा है। क्या मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं, मुझे चांस नहीं मिलना चाहिए? तो मतलब जो दल बदलेंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ये आपको लगता नहीं है जीत जाएंगे वहां पर जाकर? कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। एक दल बदलूंगा, मैं आपको एक रिकॉर्ड बता दूं। पिछली बार 2017 में तकरीबन 64 लोग ऐसे थे जिन्होंने दल बदल के चुनाव लड़ा था, और उसमें से 54 लोग जीते थे। तो ये आंकड़ा तो अच्छा है, 90% का स्ट्राइक रेट है दल बदलुओं का, वो जीत जाते हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे छोड़ के जाना है? 5 साल की पिछली सरकार में दल बदलू थे, पिछली सरकार के मुकेश वर्मा आए थे सुखाबाद से बसपा छोड़कर, योगी जी की बात उसमें आगे कैबिनेट में रहे, 5 साल तक विधायक रहे। जनता ने नकार दिया, जनता ने कहा ये किसी काम के नहीं है, इसलिए वो उन्हें पता चल गया कि मेरी बात सुन, विधायक को नकारा, क्योंकि जनता कहती थी सुखाबाद की इसने काम नहीं किया, इसलिए उसको नकार दिया, उन्हें मालूम पड़ गया कि मेरी टिकट कट रही है, इसलिए भाग गए। बोर्ड किसका है? बोर्ड मुकेश वर्मा का तो था नहीं, बोर्ड तो मोदी का है, बोर्ड योगी का है ना। तो एक चीज बताइए, बोर्ड किसका था? सरकार किसकी थी? अच्छा हो गया तो योगी मोदी, बुरा हो गया तो उसके, यानी कि अच्छा हो गया तो हमने कर दिया, बुरा हो गया तो कांग्रेस ने कर दिया, सपा ने कर दिया। समझ रहे आप? एक और चीज देखिए कि इनकी तरफ जो दल बदलू है वो तो नड्डा साहब ने कह दी जाओ, तो अखिलेश यादव ने अचानक मना क्यों कर दिया, अब मैं किसी को नहीं लूंगा? भाई हमें इतनी लोगों की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है ऐसे लोगों की, दल बदलुओं की। और आप जानते होंगे, आपको पहले के मालूम होगा 2017 में वो हुई है, सरकार बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितने लोग थे? वो सब कौन थे? बसपा से गए हुए लोग थे, जो सपा से लोग गए हुए थे, जो कांग्रेस से वही लोग तो है। इनके पास अपना है क्या? इनका तो लॉर्ड बेर के कमंडल है, लॉर्ड बेर के ये मट पे जाने हैं, लॉर्ड पे चुनाव लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अभी बताओ आप एक आपसे मजबूत सवाल पूछना है, चंद्रशेखर रावल से क्या परेशानी हो गई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अचानक बनता हुआ सारा काम बिगड़ क्यों गया? देखिए, जब हमारी गठबंधन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी, अब उसके बाद में अगर आप कहेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी क्या कहा उन्होंने? फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कहा, 2 टिकटों के लिए कहा, एक एमएलसी के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। ये राष्ट्रपति भी वो मंत्री भी मांग रहे थे। नहीं, ऐसा मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय लेवल का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आपको चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि 2 टिकट की बोल दिया था, एमएलसी की बोल दिया था, लेकिन कुछ रहा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दलित वोटों की पूरी आवश्यकता है, पूरी जरूरत है। तभी तो और रावण जी पूरे तरीके से दलित, जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ है, मैं आपको बता दूं, एक सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, बात करेंगे। ये जो मामला था बदायूं का, बदायूं में एक हमारे समाज के व्यक्ति को एक ठाकुर समाज के व्यक्ति ने खेत जोतने कहा, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, उसको जूते में पेशाब पिलाया गया, उसकी मूंछें उखाड़ ली गई। ये इनका विकास है दलितों के प्रति। उसके बाद में हाथरस की घटना किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद में आगरा का पूरी तरीके से पता है, आगरा ही पता है ना। अब रही बात विकास की, मैं चंद्रशेखर वाली बात पूछ रहा था आपसे। अरे हल्ला नहीं, आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। मैं भाई से ये कहना चाह रहा था कि भाई विकास की बात कर रहे हैं, और इतने तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये माफियाओं की और ये परिवारवाद की सरकार नहीं है जो जा रहे हैं। सुने मेरे भाई सुन के बीच में न टोका, मैं तो आपको बीच में टोकता नहीं हूँ, तो बात पूरी सुना करें। सर, जो जा रहे हैं ना वो मलाई खाने वाले परिवारवाद वाले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे अपनी बेटी अपने लड़कों के लिए टिकट मांग रहे थे। भाजपा सरकार परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ मंडल का अध्यक्ष भी विधायक बन सकता है और यहाँ एक आम आदमी भी विधायक बन सकता है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये परिवार के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने परिवार के लिए टिकट चाहिए। तो भाजपा परिवारवाद की पार्टी नहीं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं। और अगर विकास की बात करोगे तो 2 अरब 53 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि की योजना के तहत से किसानों के खाते में हर सालाना 6,000 रुपए आ रहे हैं। और अगर उन्हीं किसानों का बिल क्यों वापस लेना पड़ा सरकार को? बिल इसलिए वापस लेना क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक देश है। अगर किसानों को किसी संवैधानिक बिल नहीं था, संवैधानिक बिल था, लेकिन किसानों को उससे आपत्ति थी तो सरकार ने उस पर मंथन किया, विचार किया। अगर किसानों को नहीं है ये चीज, इतने सारे किसान मर गए, उनका क्या? उनको भी माननीय योगी जी ने, जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ हमारी सरकार माननीय योगी ने सबको भुगतान मिलेगा, सबका उनका पैसा मिलेगा। उन्होंने माननीय योगी जी ने कहा, आप देख लीजिए, जिस दिन बिल वापसी हुआ उसी दिन, जिस दिन बिल वापस हुआ उसी दिन योगी जी ने कहा था, केंद्र ने कहा है
ये सरकारें अपने आप से अपना डिसीजन ले सकती हैं। तो माननीय योगी जी ने सबसे पहले कहा था कि हमारे प्रदेश से जितनी भी हत्याएं हुई हैं या जितने भी लोग मरे हैं उन सबको, उन लोगों को सबको भुगतान उनका दिया जाएगा। और ये चलिए देखिए, अब ये बात लंबी हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि अगर ज़्यादा लंबी बातचीत करेंगे तो शांति से बात करेंगे तो लंबी बातचीत करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप है, 1 महीना बाकी है चुनाव में, ये जोश कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आप चैनल हमारा देखते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए और बने रहिए 5वां स्तंभ के साथ। धन्यवाद।